Hello everyone, my name is Deepa Mehta and welcome back to the channel Question Learning. Today we are going to start part 2 of chapter 2 Central Problem of an Economy for class 11th. In part 1, we studied about some basic terminology related to economics and central problem of an economy. After that, we studied about the types of economy, central problems of an economy and some related concepts. In chapter 2, part 2 of chapter 2, we will talk about PPC curve and more detailed about opportunity cost and marginal opportunity cost. Let's move through the chapter. अभी हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. ठीक है, हमें ये समझना है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है. देखो, 11th क्लास की इकोनॉमिक्स बुक के अंदर पीपीसी के बारे में बहुत डिटेल्ड मैनर में आपको समझाया गया है कि पीपीसी कर्व बेसिकली क्या होती है. फिर इसके आपको डायग्राम के बारे में बताया गया है. फिर इसके बारे में फिर बताया गया है कि कौन कौन से आपके कॉम्बिनेशन ऐसे हो सकते हैं जो अटेनेबल हैं, कौन कौन से ऐसे हैं जो अनअटेनेबल हैं, फिर कौन कौन से कारण ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको क्या होता है, स्विफ्ट इन पीपीसी कर्व आता है. इसके बाद हमारी पीपीसी कर्व की क्या क्या एजम्पशंस होती हैं. ठीक है, कैसे आप पहचानोगे कि एक कर्व आपका पीपीसी कर्व है. ये क्या है, कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके पीपीसी कर्व के अंदर आपको क्या है पढ़ने. मूव करते हैं वन बाय वन. सबसे पहले समझते हैं कि पीपीसी कर्व होता क्या है. पीपीसी कर्व और सिंपली वी कैन से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व शोइंग अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी. ठीक है, यहाँ पे हमारा जो वर्ड है ये क्या है, अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ टू गुड्स विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. क्या इसने बोला कि पीपीसी कर्व एक ऐसा कर्व है जो किस चीज को शो करता है, प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी को शो करता है. अब प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी क्या होती है इस चीज को समझते हैं. लेट सपोज कि हमारे पास क्या है, 100 रुपीज है. इस 100 रुपीज में हम दो तरीके की प्रोडक्शन कर सकते हैं. लेट सपोज हम एप्पल का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं एंड इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अनियन का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं. अब या तो आप क्या करोगे, इस 100 रुपीज में सारे के सारे एप्पल में लगाओगे तो अनियन के लिए कितना बचेगा, 0. या आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसके लिए अगर आप 90 लगाओगे तो इसमें कितना बचेगा आपका, 10. या आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आप सपोज करो यहाँ पे आपने 40 इन्वेस्ट करा तो यहाँ पे कितना करोगे, 60. तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन को बता रहे हैं. किस चीज के कॉम्बिनेशन को, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के. तो पीपीसी कर्व क्या है, जो हमें शो करता है किस चीज को, अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को शो करता है. किस चीज की, दो गुड्स की, विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, with the given resources and technique of production. ठीक है, with two goods. अभी हमने पार्ट 1 में समझा था कि क्या हमारे रिसोर्सेज होते हैं एंड टेक्निक्स के बारे में भी हमने समझा था कि वहां पे क्या हमारी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन हो सकती है. इट इज कॉल्ड प्रोडक्शन बाउंड्री एज वेल. ठीक है, पीपीसी कर्व को समटाइम क्या बोला जाता है, प्रोडक्शन बाउंड्री भी बोला जाता है. क्यों इसे प्रोडक्शन बाउंड्री बोला जाता है, जब हम इसके डायग्राम को देखेंगे उस टाइम पे समझेंगे. एज इट शोज द मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन विद द गिवन रिसोर्सेज. इसने क्या बोला कि हम इसको प्रोडक्शन बाउंड्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किस चीज को शो करता है, मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन विद द गिवन रिसोर्सेज. मतलब दिए गए रिसोर्सेज में आप कितना मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हो, ये इस चीज को शो करता है. तो जहां पे भी हमारी लिमिट लगाई जाती है इसका मतलब ही क्या होता है, वहां पे क्या है, बाउंड्री आपकी एक तरीके से डिफाइन कर दी गई है. दिस कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन लाइन. क्या बोला जाता है, इस कर्व को ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी बोला जाता है या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोला जाता है. कितने सारे इसने सिनोनिम यहाँ पे आपको दिए, एक तो पीपीसी कर्व खुद, उसके बाद प्रोडक्शन बाउंड्री, प्रोडक्शन फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन एंड ट्रांसफॉर्मेशन कर्व. बिकॉज इट इंडिकेट्स दैट if more of goods X is to be produced, then factor production will be to be withdrawn from the production of goods Y and transferred to the production goods X. In other words, goods Y is transformed into goods X. इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि क्या होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक इस तरीके का कर्व है जो हमारे प्रोडक्शन की डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी को शो करता है. कितने गुड्स की, सिर्फ दो गुड्स की. ठीक है, इसे हम वन ऑफ द ड्रॉबैक भी समझ सकते हैं कि जो पीपीसी है वो सिर्फ दो गुड्स के केस में काम कर सकता है. लेकिन जरूरी तो नहीं है कि अगर हमारे पास 100 रुपीज है तो हम सिर्फ दो ही गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे. इट मे बी पॉसिबल कि हम 4 गुड्स का प्रोडक्शन करें, 8 गुड्स का प्रोडक्शन करें. ठीक है, बट ठीक है, अभी हम दो गुड्स के केस में समझते हैं कि पीपीसी कर्व क्या है, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो करता है. ठीक है, at a given point of time with given resources and technique of production. इसने बोला कि इसके अलावा पीपीसी को हम क्या क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्शन बाउंड्री भी बोलते हैं या प्रोडक्शन फ्रंटियर भी से बोला जाता है. क्यों इसे प्रोडक्शन बाउंड्री या प्रोडक्शन फ्रंटियर बोला जाता है, क्योंकि पीपीसी आपको ये बताता है कि आप इस 100 रुपीज में मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन कर सकते हो. तो ये क्या है, एक तरीके से लिमिट लगा देता है, इसीलिए भी हम इसे प्रोडक्शन बाउंड्री या प्रोडक्शन फ्रंटियर बोलते हैं. इस कर्व को इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन लाइन या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व के नाम से भी जाना जाता है. इसे क्यों जाना जाता है इसको समझते हैं.
इसने बोला क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि अगर आप गुड्स एक्स का प्रोडक्शन करते हो तो गुड्स वाई के जितना जितना आप गुड्स एक्स के प्रोडक्शन को बढ़ाओगे उतना आपको गुड्स वाई के प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। गुड्स वाई के प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इसका मतलब जितने भी रिसोर्सेज आप यहाँ पे लगाने का सोच रहे थे वो सारे के सारे आपको कहाँ शिफ्ट करने पड़ेंगे, गुड्स एक्स के केस में। ठीक है, आई होप पीपीसी का मतलब समझ में आ गया होगा कि पीपीसी कर्व क्या होता है। अभी हमें आगे समझना है कि हमारा जो पीपीसी कर्व होता है वो दिखता किस तरीके से है बेसिकली। ठीक है, तो ये क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपीसी कर्व। ये कुछ हमारी पीपीसी कर्व की शेप है। अच्छा, इस पूरे ग्राफ में पीपीसी कर्व है कौन सा, इसको समझ लेते हैं। ये एक ब्लू कलर का आपको लाइन दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो पूरा लाइन है, ये पूरा जो लाइन है ये कैसा है, आपका पीपीसी कर्व है। ठीक है, आगे चल के हम समझेंगे कि पीपीसी कर्व की शेप कैसी होती है। ठीक है, फिलहाल अभी हमें क्या समझना है, कहते हैं ये जो पीपीसी कर्व है ये किसे लेके बनाया गया है, हेयर रिसोर्सेज आर यूज्ड। जितने भी हमारे रिसोर्सेज थे, रिसोर्सेज कैसे हैं, स्केयर्स हैं। ठीक है, रिसोर्सेज कैसे हैं, स्केयर्स हैं। जितने भी हमारे स्केयर्स रिसोर्सेज है आर यूज्ड टू प्रोड्यूस टू गुड्स, नेमली रोबोट्स बना रहे हैं यहाँ पे, और दूसरे हम कौन बना रहे हैं एट अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, देखो ये वाला एक्सिस हमारा वाई एक्सिस होता है, यू ऑल नो, एंड ये वाला हमारा एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, कहते हैं ये हमारा क्या है, रोबोट के प्रोडक्शन को दिखाता है, ये हमारे कौन को प्रोडक्शन को दिखाता है। मान लो गिवन रिसोर्सेज में अगर आप 100 रोबोट्स प्रोड्यूस करते हो, आप गिवन रिसोर्सेज में क्या है, 100 रोबोट्स को अगर आप प्रोड्यूस करते हो तो आपके कौन कितने प्रोड्यूस होंगे, 0, क्योंकि यहाँ पे कौन का तो प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा। लेकिन अगर मान लो आप रोबोट्स कितने, सिर्फ 90 प्रोड्यूस करते हो, तो कौन कितने कर सकते हो, 20। तो ये क्या है, डिफरेंट प्रोडक्शन को बता रहा है। यहाँ पे कितना कितना था, 0 कौन, 100 रोबोट्स। ये वाला कितना है, 20 कॉर्न। इसके बाद कितना, 90 रोबोट्स। इसके बाद अगर सपोज करो आपको कॉर्न को क्या करना है, 35 कॉर्न प्रोड्यूस करने, तो आपको कितने रोबोट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, ओनली 70। आफ्टर दैट अगर हम इस वाले की बात करें, इस वाले की अगर हम बात करें तो ये कितना हमारा 35। ठीक है, और यहाँ पे कितना है हमारा 40। तो अगर सॉरी 45, अगर आपको 45 कॉर्न प्रोड्यूस करने तो आपको कितने करने पड़ेंगे, सिर्फ 40 रोबोट्स का प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एंड अगर आप 50 कॉर्न को प्रोड्यूस करना चाहते हो तो आपके रोबोट्स कितने हो जाएंगे, 0। तो ये सारे के सारी जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, ये क्या है, ये पीपीसी कर्व में ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है। क्या चीज, पीपीसी कर्व। तो यहाँ पे क्या है, कितने तरीके के गुड्स में पीपीसी कर्व को बना सकते हो, तो ओनली 2 गुड्स के केस में पीपीसी कर्व को फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमें आगे क्या समझना है, शिफ्टिंग के बारे में समझना है कि क्या हमारी शिफ्टिंग होती है। शिफ्टिंग से पहले हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। ठीक है, क्योंकि पीपीसी में जब आप शिफ्टिंग के बारे में पढ़ोगे तो हो सकता है कि वहां पे आपको इस तरीके के कॉम्बिनेशन के हैं कंफ्यूज कर दे। तो इसीलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि अनअटेनेबल एंड अटेनेबल का मतलब क्या होता है। देखो, अटेनेबल समथिंग, अटेनेबल का मतलब क्या होता है, विच कैन बी अटेन्ड, विच कैन बी अटेन्ड। ठीक है, विच कैन बी अटेन्ड, कोई एक ऐसी चीज जिसको प्राप्त किया जा सकता है, दैट इज अटेनेबल। अनअटेनेबल विच कैन नॉट बी, विच कैन नॉट बी अटेन्ड। ठीक है, कोई ऐसी चीज जिसे हम अटेन नहीं कर सकते, दैट इज अनअटेनेबल। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। कहते हैं ऑल पॉइंट ऑन द पीपीसी और इनसाइड द पीपीसी आर अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। क्या इन्होंने बोला, इन्होंने बोला कि पीपीसी कर्व पे जितने भी कॉम्बिनेशन मौजूद होते हैं, या पीपीसी कर्व के अंदर जितने भी कॉम्बिनेशन मौजूद होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे अटेनेबल होते हैं। समझते इस चीज को कैसे, देखो, मान लो कि आपके पास खर्च करने के लिए कितने हैं, सिर्फ 100 रुपए। तो 100 रुपए में आप कितने खर्च कर सकते हो, इस चीज को समझते हैं। 100 रुपए में आप पूरे 100 भी खर्च कर सकते हो, 100 में आप 90 भी खर्च कर सकते हो, 80 भी खर्च कर सकते हो, 0 भी खर्च कर सकते हो, 50 भी खर्च कर सकते हो। ये सारे के सारे आपके अटेनेबल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि यार यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है वो तो हमें यहीं पे मिलना है। यस, मैक्सिमम आपका जो यूटिलाइजेशन है वो यहीं पर है, लेकिन अटेनेबल है सारे कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो पीपीसी कर्व हमें किस चीज के बारे में बताता है, अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट को। जैसे अगर हम यहाँ पे समझें तो बी जो है हमारा ये क्या है, अटेनेबल है। इसके बाद सी हमारा क्या है, अटेनेबल है। डी हमारा क्या है, अटेनेबल कॉम्बिनेशन है। ए हमारा क्या है, अटेनेबल है। इसके अलावा ई भी हमारा अटेनेबल कॉम्बिनेशन है। ई अटेनेबल क्यों है, यहाँ पे हमारे जो रिसोर्सेस है वो पूरी तरीके से यूटिलाइज तो हो नहीं रहे। मतलब अगर इसने पीपीसी कर्व को टच नहीं करा तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज हमारे मौजूद हैं या अवेलेबल हैं वो सारे के सारे क्या है, फुली यूटिलाइज नहीं है। देखो, फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी हम बात करें कि अटेनेबल है या नहीं है, तो ऑब्वियस है कि ये भी क्या है, अटेनेबल है। लेकिन इस केस में आपके जो रिसोर्सेज हैं ये कैसे रह जाएंगे, अंडर यूटिलाइज या अनयूटिलाइज रह जाएंगे। बट दिस कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो अटेनेबल कॉम्बिनेशन।
with the given resources and technology. Thus कहता है any point on the boundary, कहता है boundary line or within the boundary line of production is a point that shows attainable combination of output of two goods. अभी हमने समझा था दो गुड्स के केस में, दो गुड्स यहाँ पे हमारे केस में क्या क्या है, एक है फूड और दूसरी कौन सी है, क्लॉथिंग है। तो इसने क्या बोला कि पीपीसी कर्व में या पीपीसी कर्व के अंदर जितने भी आपके कॉम्बिनेशन बनते हैं ये सारे के सारे कैसे हैं, अटेनेबल है। एनी पॉइंट आउटसाइड द बाउंड्री लाइन और प्रोडक्शन शोज अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। ये वाला कॉम्बिनेशन कैसा है, अनअटेनेबल है। मतलब क्या हुआ इसका, अगर आपको 100 रुपीज खर्च करने तो आप इस वाले कॉम्बिनेशन को नहीं ले सकते हो। इस वाले कॉम्बिनेशन को ऑप्ट करने के लिए आपके पास 100 से क्या है, ज्यादा होने चाहिए। 100 रुपीज में आप कितने कॉम्बिनेशन को ले सकते हो, सिर्फ जो पीपीसी कर्व पे मौजूद है ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन, एंड इसके अलावा पीपीसी कर्व के अंदर जितने भी कॉम्बिनेशन है ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन क्या है, ये अटेनेबल है। लेकिन पीपीसी कर्व के बाहर जो कॉम्बिनेशन मौजूद है ये कैसा है, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, समझ में आया कि अटेनेबल कॉम्बिनेशन एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट क्या होता है। अभी हमें आगे समझना है शिफ्टिंग के बारे में। शिफ्टिंग या रोटेशन, ठीक है, दोनों का सेम मतलब होता है, शिफ्टिंग या रोटेशन ऑफ पीपीसी कर्व। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या हमारा है। देखो पीपीसी कर्व क्या होता है, जो डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को बताता है। किस केस में, दो गुड्स के केस में, हियर टू गुड्स आर गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे ओरिजिनल की, तो ये क्या था, हमारा इनिशियल पीपीसी कर्व है। क्या है, इनिशियल पीपीसी कर्व। ये कैसा कर्व है आपका, इनिशियल पीपीसी कर्व। ठीक है, ये इनिशियल है, मतलब जितने भी हमारे पास रिसोर्सेस थे उससे हम इस तरीके के कॉम्बिनेशन को अटेन कर सकते थे। अब कहता है कि हमारे जो रिसोर्सेस है वो चेंज भी तो हो सकते हैं, बिल्कुल चेंज हो सकते हैं। अगर आपके रिसोर्सेस कम होते हैं तो आपका जो पीपीसी कर्व है वो क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर आपके रिसोर्सेस ज्यादा हैं तो आपका जो रिसोर्सेस है वो क्या हो जाएंगे, सॉरी आपका जो पीपीसी है वो कहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, पीपीसी, ये वाले जो कर्व है पीपीसी आफ्टर इनवर्ड शिफ्ट, एंड ये क्या है, पीपीसी आफ्टर आउटवर्ड शिफ्ट। अंदर की तरफ कब शिफ्ट होता है, देखो ये लैक ऑफ रिसोर्स है। क्या है, लैक ऑफ रिसोर्स है। जब आपके पास रिसोर्सेस कम होते हैं तो आपका जो पीपीसी होता है वो हमेशा अंदर की तरफ शिफ्ट होता है। जब आपके पास एक्सेस ऑफ रिसोर्स है, क्या है, एक्सेस ऑफ रिसोर्स है, तो उस केस में आपका जो पीपीसी कर्व है वो कहाँ की तरफ शिफ्ट होगा, बाहर की तरफ शिफ्ट होगा। कब आपका अंदर, कब आपका बाहर होगा, ये चीज हमें समझ में आई। अब हम समझते हैं आगे इसके और क्या क्या रीजन हो सकते हैं या कहाँ कहाँ पे आपकी शिफ्टिंग पॉसिबल है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं चेंज इन रिसोर्सेज की। किसकी बात करते हैं, चेंज इन रिसोर्सेज की। चेंज इन रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ कि मान लो आपके पास 100 रुपए थे, 100 रुपीज आपका रिसोर्स है। मान लो कि आपके पास क्या थे, 100 रुपए थे। ये 100 रुपए ऐसे भी तो हो सकता है कि मान लो ये 100 आपके बढ़ के 150 हो जाए, और ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 100 आपके घट के 70 ही रह जाए। दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। अगर हमारा चेंज इन रिसोर्सेज में बढ़ता है तो इसको बोलते हैं रिसोर्सेस आर इंक्रीज। कौन सी कंडीशन बोलते हैं, रिसोर्सेस आर इंक्रीज। लेकिन अगर आपके ये क्या है, जो 100 रुपीज का अमाउंट है ये कम होकर 70 रह जाता है तो क्या होगा, रिसोर्सेस आर डिक्रीज। अभी हमने पीछे समझा था कि अगर हमारे रिसोर्सेस इंक्रीज होते हैं तो पीपीसी कर्व बाहर की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, आपका पीपीसी कर्व कहाँ की तरफ शिफ्ट हो रहा है, बाहर की। ये क्या है, आपका इनिशियल पीपीसी है। ये वाला क्या है, आपका इनिशियल पीपीसी। ठीक है, इनिशियल पीपीसी जो कि आपके रिसोर्सेस बढ़ने से पहले का पीपीसी था। ठीक है, और ये क्या है, इंक्रीज्ड पीपीसी है। ठीक है, बढ़ा हुआ पीपीसी, इंक्रीज्ड पीपीसी का। ठीक है, तो रिसोर्सेज आर इंक्रीज, इफ रिसोर्सेज आर इंक्रीज वी कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ बोथ द गुड्स अकॉर्डिंगली पीपीसी शिफ्ट टू द राइट। कहाँ की तरफ शिफ्ट होता है, बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाता है अगर हमारे रिसोर्सेज क्या होते हैं, बढ़ते हैं। अगर हमारे रिसोर्सेज घट गए, ये तो था जब हमारा जो रिसोर्सेज था वो 100 से 150 हो गया। अगर हमारे रिसोर्सेज घट के 70 रह गए तो रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। इफ रिसोर्सेज आर रिड्यूस वी कैन प्रोड्यूस लेस और बोथ द गुड्स अकॉर्डिंगली पीपीसी शिफ्ट टू द लेफ्ट। इस केस में क्या होता है, ये क्या है, आपका इनिशियल पीपीसी है। दिस वन इज इनिशियल पीपीसी। व्हाट, दिस वन इज इनिशियल पीपीसी कर्व, पीपीसी कर्व। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं शिफ्ट इन लेफ्ट। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये एरो से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा हमारा अंदर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, कौन सा हमारा बाहर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। रिसोर्सेज आर इंक्रीज एंड रिसोर्सेज आर रिड्यूसेस में क्या क्या केस होते हैं, एक बार फिर से सम अप कर लेते हैं। चेंज इन रिसोर्सेज में हमने एक एग्जांपल लिया मनी का, 100 रुपीज का, जिसमें हमने बोला कि दो केसेस बनते हैं, या तो आपके रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे या फिर आपके रिसोर्सेज डिक्रीज होंगे।
अगर आपके रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाते हैं तो उस केस में आपका जो पीपीसी कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, लेकिन अगर आपके रिसोर्सेज डिक्रीज होते हैं तो उस केस में आपके क्या हो जाएगा, जो पीपीसी कर्व है वो लेफ्ट की तरफ डिक्रीज होगा, सॉरी शिफ्ट होगा, आई एम सो सॉरी, नॉट डिक्रीज, शिफ्ट होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस केस में देखो, इंक्रीज के केस में जब आपके रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो आप 80 की जगह 100 चेयर बना सकते हो, 80 की जगह 120 चेयर बना सकते हो, 80 की जगह 150 चेयर बना सकते हो। इसी तरीके से क्रिकेट बैट में भी आप क्या है बेसिकली आप 5 की जगह 6 7 8 9 10 11 कितने भी हम क्या है चेयर बना सकते हैं, जितने भी हमारे वो अटेनेबल कॉम्बिनेशन होंगे। ठीक है, इसी तरीके से जैसे ही मेरे रिसोर्सेज रिड्यूस होंगे तो पहले अगर मान लो मैं 150 चेयर बना पा रही थी तो मैं 150 नहीं बना पाऊंगी, मेरे को क्या है थोड़े कम बनाने पड़ेंगे। इसी तरीके से मैं क्रिकेट बैट भी मेरे को क्या करने पड़ेंगे, अपने कम करने पड़ेंगे। ये कौन सा केस है, रिसोर्सेस आर रिड्यूस। ये किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, हम शिफ्टिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद पहला तो हमने देखा चेंज इन रिसोर्सेज, दूसरा हम देखेंगे चेंज इन टेक्नोलॉजी। देखो, पीपीसी कर्व के डेफिनेशन में आपने देखा होगा रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी बार बार दो शब्द आ रहे थे। ठीक है, तब हम बात कर रहे थे चेंज इन टेक्नोलॉजी की। चेंज इन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक्स, इसने क्या बोला कि अगर मान लो आप दो तरीके के गुड्स बनाते हो, एक बनाते हो गुड्स एक्स, एक बनाते हो गुड्स वाई। कहते हैं कि अगर एक अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई गुड्स एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उस केस में क्या होगा, अगर टेक्नोलॉजी अच्छी आएगी तो इसका मतलब प्रोडक्शन भी तो ज्यादा होगा ना। लेकिन गुड्स एक्स की अच्छी क्वालिटी सॉरी टेक्नोलॉजी आने का मतलब ये नहीं कि गुड्स वाई का भी प्रोडक्शन बढ़ेगा या घटेगा, नहीं, गुड्स वाई का प्रोडक्शन सेम ही रहेगा, है ना। अगर मान लो कि सपोज करो हमारे पास दो गुड्स हैं, एक है मोबाइल, ठीक है, और दूसरा है कार। अब कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने कोई अच्छी टेक्नोलॉजी ढूंढ निकाली जिससे वो अपनी कार को और ज्यादा अच्छा बना सकती है, तो क्या मोबाइल के प्रोडक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा? नो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसका प्रोडक्शन क्या है बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर गुड्स एक्स के लिए एक अच्छी टेक्नोलॉजी आती है तो गुड्स एक्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा बट वाई का सेम रहेगा। ठीक है, efficient technology for the production of goods x, efficient technology for the production of goods x would mean मोर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक्स विद द सेम रिसोर्सेज। मतलब रिसोर्सेज आपके अभी भी सेम है, लेकिन अच्छी टेक्नोलॉजी होने के कारण आपके क्या है, प्रोडक्शन क्या है, बेसिकली बढ़ गया। अकॉर्डिंगली पीपीसी वुड रोटेट, पीपीसी क्या करेगा, सिर्फ रोटेट करेगा, शिफ्ट नहीं करेगा। रोटेट करेगा बट शिफ्ट नहीं करेगा। शिफ्ट क्या होता है, अच्छा शिफ्टिंग का मतलब होता है जब इस तरीके से शिफ्ट हो जाता है पूरा, इस तरीके से बाहर। ठीक है, शिफ्ट। लेकिन ये किसका केस है, सिर्फ रोटेशन का केस है। तो यहाँ पे शिफ्ट रोटेट करेगा, शिफ्ट नहीं करेगा। सेकंड कहता है ऐसा भी तो हो सकता है कि अच्छी जो टेक्नोलॉजी है वो गुड्स वाई के लिए है। अगर गुड्स वाई के लिए एक अच्छी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी आपको मिल जाती है तो इन दैट केस द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वाई विल बी इंक्रीज, बट जो प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स का क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई वुड मीन मोर प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई विद द सेम रिसोर्सेज। मतलब यहाँ पे आपका गुड वाई का जो प्रोडक्शन है वो क्या है, बढ़ जाएगा। इस केस में हमारा गुड एक्स का प्रोडक्शन सेम रहेगा। पीपीसी क्या करेगा, रोटेट तो करेगा लेकिन शिफ्ट नहीं करेगा इस वाले केस में भी। ठीक है, इन इन दिस केस प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इस वाले में क्या होगा, वाई के लिए इंक्रीज होगा। आई होप दोनों सिचुएशन समझ में आ गई होगी। इसका एक तीसरा केस भी बनता है चेंज इन टेक्नोलॉजी का, जिसमें क्या होता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों के लिए अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाए। मतलब हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स एक्स के लिए और गुड्स वाई के लिए भी। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों के लिए हमें अच्छी टेक्नोलॉजी मिल जाए। अगर मान लो कि दोनों के लिए ही अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई तो इसका मतलब दोनों का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी ये थ्योरी है। efficient technology for the production of both goods x and good y, efficient technology for the production of both good x and good y would mean greater production of both good x and good y with the same resources। resources आपके अभी भी सेम है, accordingly ppc would shift to the right। इसमें होगा क्या, जो पीपीसी है वो क्या होगा, शिफ्ट की तरफ राइट, सॉरी आई एम सो सॉरी, राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आई एम रियली वेरी सॉरी। पीपीसी का क्या है, राइट साइड क्या हो जाएगा, आपकी शिफ्ट हो जाएगा। राइट साइड मीन दिस साइड। ठीक है जी, ये क्या है आपका, बड़ा हुआ पीपीसी। एंड ये वाला आपका क्या था, इनिशियल पीपीसी है। ये वाला क्या है, इनिशियल पीपीसी है, इनिशियल पीपीसी है, पीपीसी। ये एरो किस चीज को शो कर रहा है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक्स, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ वाई। और ये वाला क्या है, हमारा फाइनल पीपीसी है। यहाँ पे से इंक्रीज पीपीसी बोल सकते हो। ठीक है,
ये क्या है, गिवन टेक्नोलॉजी पे बना हुआ पीपीसी है, और ये क्या है, जब हमारी टेक्नोलॉजी क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है, उस केस में पीपीसी है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या था। एक बार हम एक रिकैप ले लेते हैं कि हमने क्या क्या समझा था। सबसे पहले हमने समझा कि हमारा पीपीसी कर्व क्या होता है। ठीक है, पीपीसी कर्व में हमने क्या समझा था कि पीपीसी कर्व एक ऐसा कर्व है जो हमारे ऑर्डिनेट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को बताता है। इसके बाद हमने समझा था कि इसको कुछ डिफरेंट डिफरेंट नेम से भी जाना जाता है, जैसे प्रोडक्शन बाउंड्री बोलते हैं, प्रोडक्शन फ्रंटियर बोलते हैं, इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व के नाम से भी इसे जाना जाता है। फिर हमने इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में समझा था कि जो हमारा पीपीसी कर्व है ये सिर्फ दो गुड्स के केस में काम करता है। फिर हमने देखा था अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। अटेनेबल कॉम्बिनेशन वो होते हैं जो या तो पीपीसी कप पे लाई करते हैं या फिर पीपीसी कप की इनसाइड में लाई करते हैं। ठीक है, जैसे ई क्या है, ये इनसाइड में है, तो ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन कैसे हो जाते हैं, अटेनेबल। और पीपीसी कर्व की जितने भी राइट साइड में हमारे कॉम्बिनेशन होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, अनअटेनेबल होते हैं। ठीक है, फिर हमने समझा था शिफ्टिंग एंड रोटेशन का केस, कि जो हमारी शिफ्टिंग एंड रोटेशन होती है वो किस तरीके से होती है। तो चेंज इन रिसोर्सेज पहला कारण होता है, जिसमें हमने देखा था रिसोर्सेज बढ़ भी सकते हैं और रिसोर्सेज घट भी सकते हैं। अगर रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो शिफ्ट इन राइट होगा, अगर रिसोर्सेज घटेंगे तो शिफ्ट इन लेफ्ट होगा, ये समझा था। फिर हमने समझा था चेंज इन टेक्नोलॉजी में भी तीन केसेस समझे थे, जहां पे गुड्स एक्स की टेक्नोलॉजी अच्छी हो सकती है, गुड्स वाई की टेक्नोलॉजी अच्छी हो सकती है, और उसके बाद हमने समझा था कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों ही गुड्स के लिए क्या हो, बेहतर आपको बेसिकली टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। इसके बाद हमें समझना है कि पीपीसी कर्व की प्रॉपर्टी या फीचर क्या होते हैं, कैसे आप पहचानोगे कि ये पीपीसी कर्व है। ठीक है, बेसिकली इकोनॉमिक्स के अंदर आपको बहुत सारे कर्व्स के बारे में या बहुत सारे डायग्राम्स के बारे में पढ़ना है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये वाला कर्व हमारा पीपीसी कर्व है। तो इसको पहचानने के लिए हमें क्या करना होता है, देखो सबसे पहली चीज तो हमें क्या है, जो पीपीसी कर्व है इसकी जो शेप होती है वो डाउनवर्ड होती है। डाउनवर्ड का मतलब नीचे की तरफ होती है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या बोला इसने, जो पीपीसी कर्व होती है इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, डाउनवर्ड होती है। एंड डाउनवर्ड भी कैसे होती है, लेफ्ट से राइट में होती है। कैसे होती है, लेफ्ट टू राइट होती है। इट इज बिकॉज अ सिचुएशन ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ, यहाँ पे ऑफ द है ये, ऑफ द गिवन रिसोर्सेज, प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज, मोर ऑफ गुड्स एक्स कैन बी प्रोड्यूस ओनली द लेस ऑफ गुड्स वाई। पीपीसी कर्व की जो शेप होती है वो कैसी होती है, या स्लोप होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ झुका हुआ होता है। ऐसा क्यों होता है, जैसे जैसे आप एक का प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे दूसरे का घटाना पड़ता है। जैसे सपोज करो कि अगर मेरा प्रोडक्शन यहाँ पे ये था, ठीक है ये है, तो इस केस में आप इसका प्रोडक्शन इतना कर पा रहे हो, अगर इसका तुम घटाओगे तभी तो इसका बढ़ाओगे। ठीक है, अगर इसका तुम घटाओगे तो इसका बढ़ाओगे, इसका मतलब कि क्या हो गया कि जैसे जैसे आप एक का प्रोडक्शन बढ़ाते हो वैसे वैसे आपको दूसरे का क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। जिसके कारण इसकी जो शेप होती है वो कैसी हो जाती है, डाउनवर्ड स्लोप होती है, मतलब नीचे की तरफ झुकी हुई, नीचे की तरफ गिरी हुई होती है। पहला फीचर तो इसका ये हो गया। दूसरा इसने ये बोला जो पीपीसी कर्व होता है ये कहता है कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है। अब कॉनकेव कैसी शेप होती है, अपने 10th क्लास के साइंस की बुक में पढ़ा होगा कि हमारी जो कॉनकेव शेप होती है कुछ इस तरीके से होती है ना। ये क्या होती है, आपकी कुछ कॉनकेव शेप होती है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये वाली जो शेप है ये भी कैसी है, कॉनकेव है। एंड कॉनकेव भी किधर को है, पॉइंट टू ओरिजिन को है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन उससे बोलते हैं। ये क्या है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन इसे बोला जाता है। ठीक है, एक्सिस बेसिकली जब आप अपने ग्राफ बनाने सीखे होंगे तो उस केस में आपने देखा होगा कि हमारे क्या होते हैं, एक्सिस पे क्या, सॉरी, जहाँ पे दोनों एक्सिस आपस में मीट करते हैं एक दूसरे को वो क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ ओरिजिन बोलते हैं। It is because to produce each additional unit of good X, more and more unit of goods Y will have to be sacrificed than before. इसने बोला कि इसकी जो शेप होती है वो कॉनकेव होती है, लेकिन क्यों होती है, सेम रीजन है, क्योंकि गुड्स वाई एक्स का जितना जितना प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा गुड्स वाई का उतना उतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट of producing every additional unit of goods X tends to the increase in terms of the loss of production of goods Y। ठीक है, इसने क्या बोला, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है किस चीज को, गुड्स X को बनाने को, बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, गुड्स Y को क्या कर रहे हैं, लॉस करते जा रहे हैं। इन अदर वर्ड्स transformation of resources from one use to the other will obey the law of increasing marginal opportunity cost। PPC is concave to the origin because as more and more resources are shifted from the production of one goods to the production of other goods, marginal opportunity cost tend to rise। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, इसने बोला ये हमारा क्या होता है, जो पीपीसी कर्व होता है वो कॉनकेव होता है टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। फिर इसने समझाया ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप एक गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन को आपको क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। ठीक है, मतलब अगर एक की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ेगी तो दूसरे की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी, डेफिनेटली कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी दो बेसिक प्रॉपर्टी है पीपीसी कर्व की।
द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी हमें क्या समझना है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में समझना है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, ये ऐसा टॉपिक है जो आपका अभी भी पूछा जाएगा, जब आप 12th में हो तब भी पूछा जाएगा, फिर जब आप अपना ग्रेजुएशन करोगे तब भी पूछा जाएगा, जब मास्टर्स करोगे तब भी पूछा जाएगा। मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको हमेशा 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 आपके साथ रहने वाला है। ठीक है, एंड काफी सिंपल और इंटरेस्टिंग सभी टॉपिक है। समझते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। Opportunity cost is the potential foregone profit from a missed opportunity, the result of choosing one alternative and foregoing another. क्या मतलब हुआ, इसको थोड़ा नीचे समझते हैं फिर वापस से ऊपर आएंगे। When economists refer to the opportunity cost of a resources, they mean the value of the next highest valued alternative uses of that resources. क्या इसने बोला कि जब भी हमारे इकोनॉमिस्ट बात करते हैं किसके बारे में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। किसके बारे में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। इनका मतलब क्या होता है, दे मीन द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट highest valued alternative use of that resources. If, for example, you spend time and money going to a movie, you cannot spend that time at home reading a book, and you cannot spend the money on something else. मतलब क्या हुआ, पूरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, इसने क्या बोला, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी ऑप्शन को पिक करते हो, ठीक है, जब भी हमने क्या करा, किसी पर्टिकुलर ऑप्शन को पिक करते हो, तो उस अपॉर्चुनिटी को या उस ऑप्शन को पिक करने के लिए मेरे को किसी एक ऑप्शन को छोड़ना भी तो पड़ता है ना, तभी तो हम क्या करेंगे, उस ऑप्शन को पिक कर पाएंगे। जैसे मान लो कि एक छोटी सी चीज समझते हैं, अभी तुम एक स्कूल है जिसमें तुम स्टडी करो, तो स्कूल का नाम क्या है, एबीसी स्कूल है। ठीक है, आपने 10th तक का स्टडी क्या करा था, स्कूल एबीसी में करा। इसके बाद आपने क्या करा, स्कूल XYZ में अपने आप को एनरोल करवाया। ठीक है, स्कूल XYZ में अपने आप को क्या करवाया, एनरोल करवाया। इस XYZ स्कूल में अपने आप को एनरोल करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ा, एबीसी स्कूल को छोड़ना पड़ा। दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ये क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द पोटेंशियल फोरगॉन प्रॉफिट फ्रॉम अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी, द रिजल्ट ऑफ चूजिंग वन ऑल्टरनेटिव एंड फोरगॉन अनदर। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल और समझते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या समझा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, पोटेंशियल फॉरगोन होती है प्रॉफिट फ्रॉम अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी, द रिजल्ट ऑफ चूजिंग वन ऑल्टरनेटिव एंड फोरगोइंग अनदर। ठीक है, जब आप एक ऑप्शन को छोड़ते हो किसी एक दूसरे ऑप्शन को पिक करने के लिए, ये क्या होती है, आपकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, बहुत एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से देखते हैं। देखो इनमें यहाँ पे ऊपर क्या है, 1 2 और 3। ठीक है, 3 बास्केट में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स को रखा हुआ है। मतलब इसमें एप्पल रखा हुआ है, एप्पल रखा है, सॉरी मैंगो रखा है एंड मैंगो रखा है, इसमें क्या है, एप्पल है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक यहाँ पे क्या है, मैंगो है, देन एप्पल एंड एप्पल। अगर सपोज करो ये वाला एप्पल इस वाली रो में था एंड ये वाला सॉरी मैंगो इस वाली रो में था एंड ये वाला एप्पल इस वाली रो में था। ठीक है, अगर आपको इस वाली रो से एक एप्पल का बास्केट पिक करना है तो आपको अपना ये जो बास्केट है इसको छोड़ना पड़ेगा ना। ये क्या है, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। एक और एग्जांपल देखते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। इन्होंने क्या बोला कि इफ यू स्पेंड टाइम एंड मनी गोइंग टू अ मूवी, मान लो कि तुम्हारे पास कुछ टाइम है एंड कुछ मनी है जो आपने स्पेंड कर दिया एक फिल्म को देखने में। अगर आप उस मूवी को देखने के लिए जाते हो तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आप अपने घर में बैठकर स्टडी नहीं कर सकते हो। ये भी क्या है, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका मतलब हम अपनी लाइफ में क्या हर एक रोज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से रूबरू होते हैं। यस, ठीक है, जब भी हम एक ऑप्शन को छोड़ते हैं तो सॉरी पिक करते हैं तो इसका मतलब हम किसी ना किसी ऑप्शन को क्या करते हैं, उस टाइम पे फोगो करते हैं या उस टाइम पे उस ऑप्शन को क्या करते हैं, बेसिकली छोड़ना पड़ता है। तो ये क्या होती है, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट को पढ़ने को मिलेगा। अभी आगे हमें ये समझना है, ये तो हमने समझा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, आगे हमें क्या समझना है कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, चलो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में समझते हैं। कहता है यहाँ पे, हियर मस्ट बी अ वर्ड दैट इज कॉस्ट। Marginal opportunity cost. Marginal opportunity cost of a given commodity along a PPC is defined as the amount of sacrifice of a commodity so as to gain one additional unit of the other commodity. मतलब हर एक यूनिट को छोड़ने के लिए marginal opportunity cost of a given commodity along a PPC is defined as the amount of sacrifice of a commodity so as to gain one additional unit of other commodity.
जब भी हमें क्या करना होता है, एक एक्स्ट्रा यूनिट को पिक करना है तो पीछे एक यूनिट को आपको छोड़ना भी पड़ता है। दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे यहाँ पे समझते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे प्रोडक्शन करना है एक्स का, यहाँ पे प्रोडक्शन करना है वाई का। मान लो कि दोनों की दोनों चीज क्या है, आपको नंबर्स में दी गई है, नंबर ऑफ यूनिट्स है आपकी ये। अगर मान लो ये आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ एक्स कितना है, 0। यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ वाई कितना है, 10,000। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी तक तो आपने किसी चीज को छोड़ा ही नहीं है ना। फिर आपने क्या करा कि अगर आप एक यहाँ पे एक प्रोडक्शन को बढ़ाते हो तो यहाँ पे 1,000 प्रोडक्शन को आपको छोड़ना भी पड़ेगा। इस एक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे 1,000 यूनिट के प्रोडक्शन को छोड़ना पड़ रहा है। ये क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ एक्स, 1,000 यूनिट ऑफ वाई आर टू बी गिवन अप। इसने क्या बोला कि अगर हमें एक्स की एक यूनिट को बनाना है ना, तो हमें वाई की क्या करनी पड़ेगी, 1,000 यूनिट को छोड़ना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। क्या चीज, 1,000 यूनिट। मतलब यहाँ पे एक यूनिट को बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है, तो आप बोलोगे यहाँ पे एक यूनिट को बनाने की मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है, 1,000। हाउ कैन वी कैलकुलेट 1,000 हियर, 10,000 माइनस 9,000 इज 1,000, ठीक है। इसके बाद हमने क्या समझा, अगर मान लो कि मेरे को एक और यूनिट बनानी है, तो अगली यूनिट को आपको बनाने की, मतलब अगर आपको अगले एक यूनिट का प्रोडक्शन करना है 1 यूनिट का, तो आपके यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी होने वाली है। मतलब यहाँ पे आपको अगर एक यूनिट को बढ़ाना है तो यहाँ पे आपको 1,500 यूनिट को क्या करना पड़ेगा, फोरगॉन करना पड़ेगा। इसका मतलब 1,500 यूनिट क्या है, ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। इसी तरीके से हम एक एग्जाम्पल और समझते हैं, ठीक है। अगर सपोज करो कि आपको 3 यूनिट बनानी है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारा कितना था 2 एंड हियर इज 7,500, है ना। तो अगर आपको 2 से 3 यूनिट बनानी है, मतलब आप चाहते हो कि आप एक्स की 3 यूनिट बनाओ, तो आप फिर वाई की कितनी यूनिट बना पाओगे, सिर्फ 5,500। कितनी बना पाओगे, 5,500। इसका मतलब यहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हो गई, 2,000 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई। टू प्रोड्यूस स्टिल अनदर यूनिट ऑफ एक्स, कहते हैं 2,000 यूनिट ऑफ वाई आर टू बी गिवन अप, दिस इज द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ द लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ वाई फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स। कैसे बताया कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, वाई के कितने यूनिट को खो रहे हो एक्स की हर एक एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए, दिस इज द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे हमने समझा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या होता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। जितना भी हमारा सिलेबस में था हमने सारे अपने टॉपिक्स को कवर कर दिया। एक बार सारे टॉपिक्स का रिकैप ले लेते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों के, ठीक है। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, बेसिकली हमारा चैप्टर क्या था, ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। ये इन शॉर्ट हमारे चैप्टर का नाम था, जिसमें सबसे पहले हमने क्या समझा था कि हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। क्या समझा था कि हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। सेकंड, हमने यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बाद समझा था कि हमारे कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होते हैं, ठीक है। कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारे क्या होते हैं। अच्छा, कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम से पहले हमने टॉपिक पढ़ा था कि बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो होती है, ये ये इसी से क्या होती है, हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरेट होती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, जनरेट होते हैं। ये चीज पढ़ा था फर्स्ट नंबर पर आपने पढ़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, फिर आपने पढ़ा था कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो होती है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को क्या करते हैं, जनरेट करती है। फिर हमने पढ़ा था कि कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या क्या हो सकते हैं। फिर हमने ये देखा था कि हमारे सिर्फ हमें कारण का पता होना जरूरी नहीं है, इनके सॉल्यूशन भी का भी पता होना जरूरी है। फिर हमने सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या समझा था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमी में, मतलब टाइप्स जितने भी थे हमारे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जो इकोनॉमी थी, डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमी कौन कौन सी थी हमारी। सबसे पहले थी हमारी मार्केट इकोनॉमी, दूसरी थी हमारे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, एंड आफ्टर दैट मिक्स्ड इकोनॉमी। इनके बारे में हमने पढ़ा था कि क्या क्या है करके। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी हमने पढ़ी थी कि मार्केट इकोनॉमी होती है, इसके बाद सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, इसमें ये किस तरीके से काम करते हैं। ये हमारा क्या था, पार्ट 1 का बेसिकली पूरा कंटेंट था, पूरा मैटर था जो हमने पढ़ा था, ठीक है। ये क्या था, हमारा पार्ट 1 था। फिर हमने पार्ट 2 में अपने क्या पढ़ा है, पार्ट 2 में हमने अपने क्या पढ़ा, पार्ट 2 में हमने अपने पढ़ा कि बेसिकली हमारे क्या होते हैं, पीपीसी कर्व क्या होती है, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। फिर हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि इसके सिनोनिम क्या होते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ, मतलब पीपीसी कर्व क्या होता है बेसिकली। फिर हमने ये देखा था कि इसका बेसिकली किस तरीके से इसका डायग्राम बनाया जाता है, तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखा था। इसके बाद हमने ये देखा था कि यहाँ पे कुछ अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन होते हैं पीपीसी के, वो समझे थे क्या होते हैं। इसके बाद फिर हमने क्या समझा था,
इसके बाद हमने समझा था रोटेशन एंड शिफ्टिंग के केसेस, ठीक है, रोटेशन एंड शिफ्टिंग के केसेस हमने समझे थे कि कहाँ पे हमारा रोटेशन, कहाँ पे हमारी शिफ्टिंग होती है। रोटेशन एंड शिफ्टिंग में हमने दो बेसिकली देखे थे, एक हमारा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड देखा था, दूसरा हमारा रिसोर्सेज से रिलेटेड देखा था। इतना हमने समझने के बाद फिर हमने आगे क्या पढ़ा था, फिर हमने आगे पढ़ा हमारी बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझने के बाद हमने क्या पढ़ा, हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा था, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा था, ठीक है। और यहाँ पे हमारे चैप्टर क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है। इन एनी केस इस पूरे चैप्टर में आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको चैप्टर या फिर पढ़ाने का तरीका ठीक लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू सो मच।